हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स जब हम सुनते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला थर्मो और दूसरा डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स अपन लोग स्टडी करते हैं एनर्जी इंटरेक्शन। वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग डेफिनेशंस पे ना जाया करें, फील करा करें बातों को। फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बोल करके बताता हूं। जैसे कि इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, thermodynamics is the science of energy interaction and its effect on the physical properties of the matter। तो थर्मोडायनेमिक्स एक एनर्जी इंटरेक्शन है। एनर्जी का इंटरेक्शन किसी भी चीज से, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अब थर्मोडायनेमिक्स अपन लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहली टर्म आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं भाई प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये तो हैं, बट एक पर्टिकुलर हमको उसको डिफाइन कैसे करें कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या चीज? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली आप देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी चीजें आप अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर सेंसेस, ह्यूमन सेंसेस। हम आंखों से देख सकते हैं उनको, हैं, हम अपने बॉडी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उन चीजों को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स में अपन लोग बेसिकली 3 E's के बारे में चर्चा करते हैं ज्यादातर। अब 3 E क्या है? पहला E होता है एनर्जी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की अपन बात करें तो सबसे पहले तो एनर्जी आती है। दूसरा E होता है हमारा एंट्रोपी, और तीसरा E की हम बात करते हैं, और तीसरा E क्या होता है? तीसरा E होता है भाई साहब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम तो वैसे कई तरीके के होते हैं, हमने सुना है। हम आप में से कई लोग फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, आप लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी ब्लॉक है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। कोई भी ब्लॉक है, उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है, ऊपर से उसकी रिएक्शन लग रही है। तो जितने भी फोर्सेज हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स के स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस बैलेंस करते हैं, है कि नहीं? हम फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो बेसिकली कोई भी बॉडी तभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी जब उस पे नेट फोर्स 0 होगा, है कि नहीं? नेट फोर्स यानी समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी आपकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक, अच्छा, दूसरा इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो भाई साहब, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई। सपोज मैंने माना कोई भी हमने 2 केमिकल्स लिए, ए और बी, उन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। सॉल्यूट सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट था, सॉल्यूट था, हमने मिला दिया आपस में एक दूसरे को, ए और बी को मिला दिया। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी करके सपोज मानो सी प्लस डी कोई प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, ए प्लस बी मिलाने से सी प्लस डी उसके प्रोडक्ट बन गए, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन गया। तो अब कोई भी केमिकल तभी इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, वो सिचुएशन केमिकल इक्विलिब्रियम में तब कही जाएगी, कोई भी रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में तब कही जाएगी जब हमने ए प्लस बी से सी प्लस डी बना दिया और सी प्लस डी मिलाने पे ए प्लस बी बनने लग जाए। समझ रहे हैं आप? ए प्लस बी से सी प्लस डी बन गया। ठीक है, अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब सी प्लस डी से ए प्लस बी बनने लगेगा। तो उस सिचुएशन को अपन कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस सिचुएशन को अपन लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा, अब जो है आपका काफी तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, उसमें से एक थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है जिसकी अपन लोग चर्चा थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा करते हैं?
थर्मल इक्विलिब्रियम की चर्चा अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि कोई भी हॉट बॉडी है एक, ठीक है, कोई भी हॉट बॉडी है, या सपोज आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें गर्म पानी भरिए, ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें गर्म पानी भर दिया, ठीक। अब आप क्या कीजिए कि आपको कोई चीज ठंडी करनी है, सपोज माना आपने जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर का, सबके घर में फ्रीज होता है, तो आप कोई चीज रख दीजिए, कोई एक बॉडी है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप वो हॉट बॉडी जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या पाएंगे कि आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, गिरने लगेगा। कब तक गिरने लगेगा, जब तक कि वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को अचीव नहीं कर लेता। और जिस समय वो आपका ऑब्जेक्ट उस टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को, रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, तो वो सिचुएशन क्या कहलाई जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाई जाएगी, ठीक। इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, कोई इसमें डाउटफुल बात नहीं है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। कोई कभी भी हीट जो फ्लो होता है, हीट ट्रांसफर, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। कोई भी एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड हम एक तरफ से उसमें आग जला रखी है हमने और उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी ना, एक एंड तो उसका ठंडा है, एक एंड उसका गर्म हो रहा है, तो जो गर्म हो रहा है वहां से हीट ट्रांसफर होगी जहां हमने पकड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ तक भी वो हीट पहुंच जाएगी। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आपकी हीट क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा आगे का हीट ट्रांसफर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, जो कि हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने बहुत से इक्विलिब्रियम पढ़े। अब भाई साहब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कोई भी बॉडी अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सारे इक्विलिब्रियम फॉलो करती है, तो वो बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, वो बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी। सिंपल सी बात है। या आप नॉर्मली कह सकते हो फॉर्मूले की भाषा में कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच क्या क्या होती हैं। हम दो अप्रोचेस में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, एक होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन जो लिखी हुई है, व्हेन मैटर इज नॉट स्टडीज एज एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड क्लासिक थर्मोडायनेमिक। इसको अपन लोग क्लासिक थर्मोडायनेमिक, किसको क्लासिक बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को, जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और उसी को हम अप्रोच को बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द मैटर कॉल्ड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, माइक्रो में जब हम अपन लोग बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स को अपन देख रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूल्स की अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी को हम कहते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। माइक्रोस्कोपिक वाले को स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक और मैक्रोस्कोपिक वाले को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हमारा टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। यहां से अपन लोग शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए, किसी भी चीज की हमें अगर स्टडी करनी है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, मैं आपको
मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज ले लीजिए, अगर आपको किसी भी चीज की आपको स्टडी करनी है तो आप क्या उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपका एक सिस्टम बन जाती है वो चीज, है ना। तो एक ऐसी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, उसको अपन लोग एक सिस्टम कंसिडर करते हैं और उस सिस्टम की हमको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जिस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसको एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान लो और उस पर फिर आप सारा वर्क करो। वर्क इन द सेंस सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो, इसका मतलब होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एनर्जी होता है आपका कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य कुशलता या कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एनर्जी कितने तरीके की, दो तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। कितने तरीके की एनर्जी होती है, एनर्जी दो तरीके की होती है। एक तो होती है थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी हम दो तरीके की लेते हैं। एक होती है आपकी एनर्जी इन ट्रांजिट और दूसरी होती है आपकी एनर्जी इन स्टोरेज, ठीक है। एक होती है एनर्जी इन ट्रांजिट और दूसरी होती है एनर्जी इन स्टोरेज, और दोनों क्या क्या है अभी हम समझते हैं, ठीक है। एनर्जी इन ट्रांजिट क्या होता है, देखिए जब भी कभी एनर्जी एक्सचेंज होगी, एनर्जी आपकी जब भी सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करेगी, सिस्टम बाउंड्री से बाहर जाए या सिस्टम बाउंड्री के अंदर आए, तब वो कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है व्हेन एनर्जी क्रॉसेस सिस्टम बाउंड्री, है ना। तो और ये क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। एनर्जी इन ट्रांजिट क्या होता है, आपका पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। और पाथ फंक्शन क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं होते हैं, वर्क प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं होती है आपकी, हीट नहीं होती है, तो ये क्या है, एनर्जी। एनर्जी जो वर्क और हीट थे आपके, वो भी तो एनर्जी के ही फॉर्म थे, है ना। तो ये जो तो एनर्जी है, तो ये भी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं हुआ क्योंकि एनर्जी होती नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ये हम जानते हैं। और ये एक बाउंड्री फिनोमिना है ना, ये एक बाउंड्री फिनोमिना है और इसे हम कहते हैं ट्रांसफर फिनोमिना है, ठीक है। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए आपके वही क्या, हीट एंड वर्क, सिंपल, क्योंकि ये भी तो वो एनर्जी की तो फॉर्म है और वो ट्रांजिट एनर्जी के फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है एनर्जी इन स्टोरेज, नाम से पता लग रहा है स्टोरेज। तो इसमें अब दो तरीके के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टोरेज और मैक्रोस्कोपिक स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, उनको अपन कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ स्टोरेज, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एनर्जी एट मॉलिक्यूलर लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ स्टोरेज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल और एनर्जी ऑफ स्टोरेज एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। और एनर्जी है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ स्टोरेज की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, बात तो बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ क्या होती ही है भाई। कोई भी सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जब भी मैं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स, है ना, उसका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन सब की बातें हो रही है पार्टिकल्स में। तो उनके पार्टिकल्स में मोशन होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कोई भी गैस है, वो एक किसी कंटेनर में बंद है, उसको हमने हीट दी तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो उसके वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टकराते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी ऑफ स्टोरेज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स पे, पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो वहां पे भी होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है,
ठीक है, रोटेशनल एनर्जी भी होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइक्रोस्कोपिक में या मॉलिक्यूलर लेवल पे। दूसरा आता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक ऐसी एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर मास। ठीक है, पर्टिकुलर मास यानी कि कोई भी क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर मास है आपका, कोई भी एक पर्टिकुलर मास है, उसमें सारी एनर्जी आपने कंसंट्रेटेड करी हुई है, सारी एनर्जी उसमें स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर एक मास में। तो उसको अपन लोग कहते हैं एनर्जी इन स्टोरेज इन मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, और इसके एग्जांपल होते हैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस आपने उठा के एक पर्टिकुलर हाइट पर रख दिया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसमें आपने उसको मोशन दे दिया है, जो भी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये दो तरीके की एनर्जी होती है। ठीक है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। एनर्जी पे ज्यादातर बातें होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया एनर्जी के बारे में बताया मैंने आपको। अब हम देखते हैं एनर्जी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, एनर्जी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलिए जैसे कि अब पहले तो इसके लिए आपको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती है समीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम इज इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, हम अगर रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इन सबको इग्नोर करते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बेसिकली आपकी बात में बसती है मोटे मोटी तौर पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, स्टोर्ड ऑफ जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है उसमें सारे स्टोरेज होता है, सारे टाइप की एनर्जी का। ठीक है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सब तरीके की इसमें एनर्जीज होती हैं। ठीक है, इन्वॉल्व। अच्छा अब देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एनर्जी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। क्या था फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, तो वही अपन लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करा, वही कर्व बना लिया, ग्राफ प्लॉट करा, पीवी ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, अब पीवी ग्राफ प्लॉट करा हमने अपने उसमें बता दिया कि भाई स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, 3 पाथ ले लिए। मतलब 1 से 2 पे जाना है तो एक ए पाथ से गया, एक बी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तरीके से, आपने एक कर्व बनाया। ठीक है, पीवी डायग्राम बनाया आपने, पीवी कर्व बनाया। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट। ठीक है, तो 1 से 2 तो गया वो पाथ ए से, 2 से 1 अब वो 2 पाथ से आ सकता है, 2 या कितने ही पाथ से आ सकता है। सपोज माना कि 2 से 1 वो आ गया एक बी पाथ से, और 2 से 1 वो आया एक सी पाथ से। ठीक है, तो 1 से 2 गया वो पाथ ए से, 2 से 1 आया वो पाथ बी से, और एक बार 2 से 1 आया वो पाथ सी से। ठीक है, अच्छा तो ये तो बन गया ग्राफ। अब इसमें हमने क्या करा, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जैसे जो पाथ ए से वो गया, ठीक है, वो क्या होगा, वो क्या जो एनर्जी एट ए है और वर्क डन थ्रू ए है उसके बराबर होगा, उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, इसमें अप्लाई इन्होंने क्या करा, तीन पाथ हुए बेसिकली। ठीक है, ए 1 से 2 पे जाना था, तो इन्होंने क्या करा, ए पाथ से तो चले गए 1 से 2 पे, 2 से 1 आए बी से और फिर सी से। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें क्या हुआ कि जो एनर्जी थी, ठीक है, जो एनर्जी मतलब हीट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो हीट Q, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्यू ए इक्वल टू डेल्टा ई ए प्लस डब्ल्यू ए। ठीक है, और क्यू बी इक्वल टू डेल्टा ई बी प्लस डब्ल्यू बी। और जब हमने फर्स्ट लॉ साइकिल में लगाया, यानी कि समीशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू, है ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, यही तो बताता है फर्स्ट लॉ। तो उन्होंने वही करा, सारे तरीके की वर्क डन इक्वल टू सारी तरीके की एनर्जी हीट। ठीक है,
मतलब कहने का वही है, जितना हमने वर्क किया उतना वो हीट के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। इसको हमने इक्विवेलेंट कर दिया, इक्विवेलेंट करा तो इक्वेशन है डेल्टा ई ए इक्वल टू माइनस डेल्टा ई बी, ठीक है। अच्छा, और यू क्या होता है, यू होती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यू फॉर एन आइडल गैस, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आइडल गैस के लिए क्या होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मैंने बताया आपको, समीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इसको इस इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी आइडल गैस के लिए क्या होती है, ठीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडल गैस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। जो उसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडल गैस के लिए उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। यही कहना चाह रहा है ये कि यू ऑफ एन आइडल गैस या इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस, तभी तो आइडल गैस है, ठीक है, तभी तो वो आइडल गैस है। अच्छा, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला आया डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हीट क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और वर्क क्या होता है वो भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो डी के ऊपर हमने क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, ठीक है। और डी के ऊपर क्या लगाते हैं अपन लोग, बार लगाते हैं हीट में भी और वर्क में भी, दोनों में अपन लोग काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला कि डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ पे डीई क्या है, यहाँ पे डीई है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब डीई है क्या, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ध्यान देना बात पे, क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है ना, एंड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एनर्जी है वो स्टोर्ड फॉर्म में है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बन जाएगी, और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बन जाएगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी, ठीक है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में कई बार साइन कन्वेंशंस में दिक्कत आती है, साइन में जैसे बेसिकली तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा होता है, बेसिकली हम केमिस्ट्री में लेते हैं जब भी सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वो क्या होता है, उसका जो है वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब भी सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और फिजिक्स में अपन लोग इसका उल्टा लेते हैं, जब भी सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, जब भी सिस्टम पे वर्क होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अपन लोग अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब सिस्टम वर्क करेगा तब उसको वो पॉजिटिव आएगा, जब सिस्टम पे वर्क होगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि जनरली होती है लोगों को, तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, बाकी ये एनर्जी आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बाकी फिर दूसरी चीज एक आती है एंथैल्पी, ठीक है, दूसरी चीज आती है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, ठीक है। एंथैल्पी टेल्स अस टोटल हीट कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम एट अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एंथैल्पी हमको बताती है टोटल हीट कंटेंट, जितना हीट कंटेंट उसमें है ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट बताती है हमको एंथैल्पी एट सम पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एंथैल्पी फॉर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और 1 kg ऑफ मैटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंथैल्पी। वो तो बिल्कुल सही बात है, उसमें बताया था आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी 1 kg के लिए कितना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगी, उसको मास से डिवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। अच्छा, पीवी क्या होता है, फ्लो वर्क होता है, ठीक है, पीवी क्या होता है, फ्लो वर्क होता है। अच्छा, ये हो गया। अब ही जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय मास, तो स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी, ठीक है। अब सीपी की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन तो वही है जो मैंने आपको बताई थी कि हीट रिक्वायर्ड टू कॉज अ यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर इन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस थ्रू अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबैरिक। कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो आइसोकोरिक, सीवी, ठीक है। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सीपी की बात कर रहे हैं। अच्छा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके होते हैं
जीरोथ लॉ होता है पहला, फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे करके हम देखेंगे। पहला होता है जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा याद रखना हमेशा, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं है पहला। पहला लॉ है जीरोथ लॉ। क्योंकि ऐसा हुआ था कि लॉ जो था वो तो फर्स्ट पहले आ गया था, फर्स्ट लॉ पहले आ गया था, लेकिन जीरोथ लॉ उसके बाद डिस्कवर किया गया। लेकिन उसकी जो वो बेसिक था, इसलिए उसको वन से पहले रखना था। तो वन से पहले रखने के लिए उसे फिर हमने जीरोथ नाम दे दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जीरोथ लॉ बेसिकली क्या कहता है हमको, जीरोथ लॉ में अपन स्टडी करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। मैंने जैसे को पहले डिस्कस किया था थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, तो उसी का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का। और दो चीजें होती हैं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में दो तरीके की स्टडीज हम अपन लोग करते हैं। जैसे कि जो भी हीट फ्लो हो रही है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो हीट ये सब पढ़ते हैं। तो हीट फ्लो जब हो रही है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन को हम जीरोथ लॉ में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, जीरोथ लॉ में हम बस थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, और जीरोथ लॉ आपको हीट फ्लो की डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जीरोथ लॉ आपको नहीं बताता है। ठीक है, फिर आता है आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, बड़ा ही बेसिक लॉ, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये था फर्स्ट लॉ का मतलब। ठीक है, और फर्स्ट लॉ में अपन लोग क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ में अपन लोग देखेंगे एंथैल्पी क्या चीज होती है ना, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी अपन लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा, H=U+PV ये एक फॉर्मूला होता है, सबको पता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। ठीक है, देन आता है सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ अब हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, जो कि होती है फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, तो ये हमको बताता है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में हम जानेंगे कि गर्म टेम्परेचर से लेकर ठंडे टेम्परेचर तक में आपकी हीट क्या होगी, फ्लो होगी। तो ये हमको सेकंड लॉ ने बताया। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी पोटेंशियल टू लो एनर्जी पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, इसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक अलग से उसका टॉपिक है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसके बारे में अपन लोग सेकंड लॉ में डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ में उसकी हम चीजें देखेंगे। अच्छा, अब फिर इसी में हम देखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसी में अपन लोग देखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि हीट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताता है हमको। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अच्छा, इस यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, एंट्रोपी पे अगर हम थोड़ा सा बेसिक बात करना चाहें अगर अभी, तो एंट्रोपी जो इस यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, पर अगर हम किसी को सिस्टम मानते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसका जो है, तो उसको अगर अपन सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इफ एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फाइनाइट मास, ठीक है, और इफ एनर्जी इज ऑर्डर्ड फॉर्म, देन उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना या यूज में लाना आसान होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोई भी एनर्जी है, एक तो एनर्जी इधर फैली हुई है, इधर फैली हुई है, पूरी जगह में फैली हुई है, एक तो ये इस टाइप की एनर्जी हो गई, और एक एनर्जी ऐसी है जो कि एक पर्टिकुलर मास में कंसंट्रेटेड है। बस इतने, मेरी मुट्ठी में पूरी एनर्जी मेरे मुट्ठी में अब क्या हो चुकी है, समाहित हो चुकी है, अब मेरे पास इतने एरिया में पूरी वो एनर्जी है। तो कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये जो छोटे एरिया में है, बहुत बड़ी एनर्जी को हमने क्या करा, एक फाइनाइट मास में हम ला गए। ठीक है, तो वही वहां बताना चाह रहा है कि ठीक है, तो उसको यूज में लाना आसान होता है, उस एनर्जी को अपन लोग यूज कर सकते हैं। अभी एनर्जी पूरी जगह फैली हुई है, उसको अपन लोग यूज नहीं कर सकते। यूनिवर्स में तो बहुत सारी एनर्जी है, क्या हम सबको यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उस एनर्जी को साइंस से यूज कर पा रहे हैं जो हमने एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठी करी हुई है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, उससे अपन लोग उससे अपन लोग वर्क ले पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही बोला हुआ इन्होंने इसमें भी। ठीक है, वही एनर्जी डिफ्यूज फैली हुई या डिसऑर्डर हो, सो दैट उस केस में एनर्जी से वर्क ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। वही मैंने बताया कि एनर्जी फैली हुई है, एनर्जी अगर पूरी जगह फैली हुई है तो उससे वर्क लेना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, उससे वर्क लेना आसान नहीं होगा, उससे आप लोग वर्क नहीं ले पाएंगे।
तो उसको क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फाइनाइट मास में। ठीक है, ठीक है। और ये भी है कि एंट्रोपी ऑफ गैसेस ज्यादा होती है बजाय एंट्रोपी ऑफ लिक्विड के, ज्यादा होती है बजाय लिक्विड ऑफ सॉलिड के। ठीक है, एंट्रोपी बेसिकली होता क्या है, एंट्रोपी बेसिकली एक डिसऑर्डरनेस होती है। ठीक है, एंट्रोपी बेसिकली एक डिसऑर्डरनेस होती है, रैंडमनेस होती है। ठीक है, तो ये अपन लोग जब वास्ट में सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पूरा ढंग से जानेंगे, मतलब एंट्रोपी का एक जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब थर्ड लॉ की बात आती है। ठीक है, थर्ड लॉ हमको क्या बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमको बताता है कि द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आई बात, कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी तब जीरो होती है जब वो सिस्टम क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। तो जीरो लॉ को हम बेसिकली एक डायग्राम से भी समझते हैं। जीरो लॉ सिंपल सा है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए और बी है, ए और दो, जैसे कि आप ले लो 3 बॉडी ले लो, ए बी और सी, 3 बॉडी ले ली आपने। अगर ए और बॉडी ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी होंगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अच्छा, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स। ठीक है, जो भाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन बात करते हैं अभी, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो कितने तरीके के मोशन देते हैं वो हमको 3 टाइप्स ऑफ मोशन देते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ हम कहते हैं जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशन अबाउट एक्सिस। ठीक है, देन आता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अपनी जगह पे वाइब्रेशनल बेसिकली होता है सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड के केस में क्या होता है कि जैसे लिक्विड हो गया या गैसेज हो गया, तो उन केसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस होती है। ठीक है, स्पेस होती है, वो मूव कर सकते हैं, कंटेनर की वॉल्स पे टकराते हैं तब मूव करके वो। ठीक है, बट सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो मूव कर पाए, तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। तो ये सॉलिड का केस होता है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जीरो हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होती है, थर्ड लॉ था, इसको याद रखना। ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो जीरो हो जाती है। वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी एक सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है जहां पर जो मॉलिक्यूल्स की का मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे वो जीरो हुआ उसी टेम्परेचर को अपन कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स आपको पता होगा, क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल टाइप होता है। ठीक है, सॉलिड पैक्ड, तो उस तरीके के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। ठीक है, और एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जीरो होती है आपकी। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो वही हमने सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अपन बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात अपन कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैंने बता ही दिया था, समीशन एफ इक्वल्स टू 0 नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जब ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा था और अब सी प्लस डी से ऐसी सिचुएशन आए कि बैक हो जाए वो रिएक्शन, सी प्लस डी से ए प्लस बी प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट बनने लग जाए, तो वो आपकी हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन आपका क्या होगा कि दोनों जो दो बॉडी हैं दोनों के टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाए। पहले वो अनइक्वल थे, फिर बाद में वो इक्वल हो जाए टेम्परेचर, तो उसी को अपन कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम जिसमें हो रहे हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब बेसिकली हम अब थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते हम थर्मोडायनेमिक्स के जो कोर टॉपिक्स हैं उनमें घुस रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आए वर्क ट्रांसफर पे, वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा, वर्क ट्रांसफर क्या होता है, देखो वर्क ट्रांसफर का क्या मतलब होता है इसमें, देख कोई भी सिस्टम है या तो वो वर्क करेगा या हम उसको वर्क देंगे, इन दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है। ठीक है, या तो सिस्टम वर्क करेगा
या सिस्टम पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक काम होगा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी को अपन वर्क ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक टर्म में वर्क ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वर्क ट्रांसफर हम क्यों यूज कर रहे हैं। वर्क भी ट्रांसफर होता है, जैसे हीट ट्रांसफर होती है तो वर्क भी ट्रांसफर होता है एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो आपको समझ आएगा भी धीमे धीमे, आगे हम पढ़ेंगे जब। तो वर्क ट्रांसफर वही हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल वर्क क्या होता है आपका, मैकेनिकल वर्क क्या होता है, एफडीएल होता है, FDL, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, डायरेक्शन में उसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस जाएगी। तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैकेनिकल वर्क हो जाता है आपका। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ देयर इज एनी डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम बाउंड्री वर्क इज सेड टू बी डन। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, देखिए कोई भी सिस्टम है तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम है तो उसकी एक फाइनाइट बाउंड्री होगी। ठीक है, या उसको हम इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, रियल, इट में भी रियल और इट में भी इमेजिनरी, बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। ठीक है, बट जैसे कि कोई भी सिस्टम है तो उसकी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, उसकी एक बाउंड्री होगी। अच्छा, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है या वो कर रहा है, इट डजेंट मैटर, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन उस वर्क से अगर उस सिस्टम की बाउंड्री में चेंज आता है, सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, या तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। तो बाउंड्री क्या हुआ, बाउंड्री क्या हुई, एक्सपांड हो गई, तो उसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया बाउंड्री में। या कंप्रेशन हो जाता है तब भी डिस्प्लेसमेंट आया। तो दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसको अपन कहते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, तो जब भी जो सिस्टम की बाउंड्री है उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसे हम थर्मोडायनेमिक वर्क कहेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ही तब होगा जब सिस्टम बाउंड्री में आपका क्या होगा, चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, उसे अपन लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक, अच्छा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बताता हूँ डेफिनेशन वाइज इंग्लिश। सिस्टम बाउंड्री चेंजेस बट वर्क ट्रांसफर इज जीरो इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने, कि सिस्टम बाउंड्री तो चेंज हो रही है, सिस्टम बाउंड्री में भी कंप्रेस हो रही है या में भी एक्सपांड हो रही है, यानी सिस्टम बाउंड्री तो डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, बट वर्क ट्रांसफर इज जीरो, बट कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है ना, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो नोजल का। ठीक है, जैसे कि सिस्टम बाउंड्री आपकी एक्सपांड हो रही है, अपने आप एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, लेकिन वर्क डन अभी भी जीरो है। तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो इस सिचुएशन को अपन लोग कहेंगे फ्री एक्सपेंशन, अपने आप एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो वर्क आपका क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है। ठीक है, देखिए दो चीजें आप समझ लीजिए, वर्क और हीट। वर्क और हीट दोनों ही क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है। ये आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा जब हम वर्क और वर्क लिखेंगे। तो जब हम DW लिखेंगे ना, तो D को हम कट कर देंगे। ठीक है, हीट का काम करेंगे, Q का काम करेंगे, तो DQ लिखेंगे, तो D को फिर हम ऊपर से कट कर देंगे। एक छोटा सा D लिखा, उस पर कट करके ऊपर साइन मारेंगे। ठीक है, उसका रीजन आपको बाद में पता लगेगा, क्योंकि वो एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, एक अलग है, बाउंड्री फिनोमिना है। तो आपको धीमे धीमे जब आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी बातें। ठीक है, अच्छा, अब अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं हम PDV वर्क पे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पढ़ा होगा, PDV वर्क हमने काफी पढ़ा होगा। क्लोज सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ओपन सिस्टम की भी बात करेंगे, बट पहले क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो PDV वर्क की बात करते हैं। आप क्या करो, एक सिलेंडर ले लो। ठीक है, आपने एक सिलेंडर लिया, पिस्टन सिलेंडर लिया, पिस्टन सिलेंडर ले लिया आपने। ठीक है, अब पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन लगा हुआ है, उसमें पिस्टन मूव कर सकती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट तो पहला ये है कि जो ये बाउंड्री है, ये तीनों बाउंड्री तो फिक्स है, बट ये वाली बाउंड्री फिक्स नहीं है। ये अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है। समझ में आई बात, ये फिक्स नहीं, इसमें 3 बाउंड्री फिक्स है, चौथी बाउंड्री यानी कि जो पिस्टन है वो आपकी मूवेबल है। ठीक है, तो सपोज मानिए ये सिलेंडर है, ये पिस्टन थी। ठीक है,
आपने माना ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये क्या कहते हैं, आपने माना कि जो एफ फोर्स से ये पिस्टन को हमने अंदर दबाया, सिलेंडर के एफ फोर्स से हमने इसे अंदर दबाया, ठीक है। और जब एफ फोर्स से हमने अंदर दबाया तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम बाउंड्री, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ करनी है। कोई भी सिस्टम उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लो। तो कोई भी सिस्टम है, जैसे कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज, ये कैलकुलेटर है, ये इसको हम एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको ताकि समझ में आए अच्छे से। तो देखिए ये एक सिस्टम है, इसमें सबसे पहले तो बाउंड्री ड्रॉ करो। इसकी सिस्टम बाउंड्री क्या है, ये सिस्टम बाउंड्री है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लिया हमने इमेजिनरी, ऐसे करके ये सिस्टम बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 3 बाउंड्री तो फिक्स है, यानी कि ये इसको, ये 3 क्या है, फिक्स है। ये आपकी बढ़ भी नहीं सकती, कम भी नहीं हो सकती, ये ऐसी की ऐसी ही रहने वाली हैं। बट ये वाली जो साइड है, ये क्या है, पिस्टन, तो ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ठीक है, ये मूवेबल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सपोज से इस पिस्टन को, ये पिस्टन है, इस पिस्टन को मैंने एफ फोर्स से अंदर धकेला, ठीक है, इस पिस्टन को मैंने एफ फोर्स से अंदर धकेला, तो क्या होगा कि उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, किसमें, इस बाउंड्री पे। ध्यान दीजिएगा किस में डिस्प्लेसमेंट आएगा, किसकी बात हो रही है, जो मूवेबल बाउंड्री है, ये बाउंड्री मूवेबल है, ठीक है। तो ये अंदर गई, हमने सबसे पहले बाउंड्री बना ली थी, तो इस बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट आया, ये बाउंड्री चेंज हुई, तो जितना ये चेंज हुई डी एल, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एफ डी एल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, इसको हम देखते हैं जरा। देखिए फोर्स क्या होता है, ठीक है, जैसे कि फोर्स लग रहा है जो भी है। अब अंदर सिलेंडर की कोई गैस भरी हुई है, सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। तो हमने एफ फोर्स बाहर से लगाया, तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, पर उस गैस का भी तो प्रेशर है इतना, वो प्रेशर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा वो प्रेशर। तो ये माने यहां से हमने एफ फोर्स लगाया, यहां से प्रेशर पी का फोर्स लगा, ठीक है, यहां से प्रेशर पी, यहां से फोर्स हमने लगा रखा है, ठीक है। तो ये प्रेशर आ गया। अब फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। और एरिया क्या होगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो उसमें एरिया कौन सा होता है, एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर। प्रेशर तो इस तरफ लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो मूवेबल बाउंड्री थी आपकी, जो मूवेबल बाउंड्री थी, जो पिस्टन की बाउंड्री थी, उसका एरिया ले लो, ठीक है ना, उसका एरिया ले लो। सिलेंड्रिकल पिस्टन है या कैसा भी पिस्टन है, उसका एरिया ले लिया इनटू वो प्रेशर। तो यहाँ से आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोर्स आ गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एल हो गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ए डी एल हो गया, ठीक, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ए डी एल हो गया। अब ए इंटू डी एल, एरिया इंटू लेंथ, क्या हुआ, वॉल्यूम, ठीक है। डीएल क्या था, देखो एरिया तो हो गया इस पिस्टन का, इस पिस्टन का एरिया हो गया, ठीक है, ये पूरा एरिया, साथ में डीएल जितना वो अंदर गया, ठीक है। तो ये एरिया इंटू डीएल, ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये डीवी वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना, ये डीवी आपका वॉल्यूम आ गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी हो गई, पूरा चाहिए आपको वर्क तो इंटीग्रेट कर दिया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात अब आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, वैसे तो ग्राफिकली भी वही है, पीवी ग्राफ बनाएंगे, पी ले लिया हमने वाई एक्सिस पे, वी ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे, तो पीवी कर्व अपन ने बनाया, कोई भी कर्व बन गया ऐसे भैया, ठीक है। तो पी वी, पी वन वी वन, पी टू वी टू, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो आपका डी डब्ल्यू वर्क आ रहा है ना, उसे आप कैसे करोगे, एरिया अंडर पी डी वी वर्क इज डब्ल्यू वर्क, ठीक है। बट उस डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी, तो उस स्ट्रिप का वर्क लेट से डी डब्ल्यू हुआ, स्मॉल वर्क, ठीक है। जो स्मॉल वर्क था उसकी वैल्यू थी डी डब्ल्यू, अब पूरी निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो टी डब्ल्यू से डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो एरिया अंडर एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप इज डी डब्ल्यू एंड एरिया अंडर होल पीवी डायग्राम, ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस इज कॉल्ड पीडीवी वर्क, ठीक है। पूरा आपको वर्क मिल जाएगा उसमें। तो बेसिकली उसमें मेन कंक्लूजन है हेडलाइन टाइप का, वो मैं पढ़ देता हूँ। हियर हेंस
फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम टोटल वर्क डन इन प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम वेयर द एरिया इज प्रोजेक्टेड ओवर द वॉल्यूम एक्सेस नॉट फॉर द ओपन सिस्टम। वही बात मैंने पढ़ी, सिंपल जो समझाई इतनी देर से, और ये ओपन सिस्टम के लिए नहीं है, सिर्फ हमने किसके लिए पढ़ा है, क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा है, इसको याद रखना, कंफ्यूज ना होना। अच्छा, अब एक बहुत साइन कन्वेंशन की बात करें, एक बहुत वैसी चीज है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्क कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, बड़ी दुविधा होती है भाई। तो वर्क कब पॉजिटिव होता है, जब आप सिंपल से याद रखो, जब भी कोई इस वर्क जब भी डन बाय द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा, जब भी सिस्टम पे वर्क होगा तो वो नेगेटिव होगा। इसको आप इस तरीके से याद रखना, कंफ्यूज ना रहने के लिए, कि जब भी आप मेहनत करोगे, है ना, जब भी आप मेहनत करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको खुशी होगी, ठीक है। बट आप शांति से बैठे हो, लोग आप पे मेहनत कर रहे हैं, आपके रिलेशंस में जो लोग हैं, आपकी फैमिली आप पे मेहनत कर रही है आपको सफल बनाने के लिए, तो क्या होगा, आपके अंदर एक नेगेटिविटी होगी। अब आप खुद कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, खुद से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना कि वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव साइन when work is done by the system, that is expansion, ठीक है। and work done is taken as negative when work is done on the system, that is compression। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप ये सिंपल सा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज जाते हैं कई सारे लोग, कब नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ये वो सो हो जाता है बहुत। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना आपको दे रखा है कि भाई सिस्टम पे वर्क हुआ है, सिस्टम ने वर्क किया है, वट एवर, कंप्रेशन हुआ है, एक्सपांशन हुआ है, तो आपको डब्ल्यू जैसे कि दे रखा है उसमें क्वेश्चन में कि इतना मान लीजिए 25 बार, सॉरी प्रेशर क्यों, हम वर्क की बात कर रहे हैं ना अभी, तो 25 जूल का वर्क किया गया, जैसे कि उसने ले लिया कि सिस्टम पे वर्क किया हमने, या कंप्रेशन हुआ 25 जूल से, तो आप W इक्वल टू -25 लिखोगे, उसमें प्लस नहीं लिखोगे, ठीक है। और कई बार क्वेश्चंस में पूछा हुआ होगा कि बताइए कंप्रेशन हुआ आखिरी में, वर्क डन की मैग्नीट्यूड निकालिए, और ये बताइए कि कंप्रेशन हुआ या एक्सपेंशन हुआ। तो कुछ नहीं करना, आपको मैग्नीट्यूड बता देना है, जैसे जैसे आप सॉल्व कर रहे होगे, तो वैल्यू जब आपकी अगर नेगेटिव आई तो कंप्रेशन, ठीक है, पॉजिटिव आई तो एक्सपेंशन, ठीक है, वो अपने आप ही आ जाएगी, उसमें आपको सोचना नहीं है, सॉल्व करते करते अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, साइन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो वर्क डन पाथ फंक्शन है, कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, ये प्रोसेस एक पाथ 1 से हुआ, दूसरा प्रोसेस पाथ 2 से हुआ, पाथ बी से हुआ, ए और बी, ठीक है। तो दो पाथ हुए, पाथ ए और पाथ बी, वर्क दोनों से हुआ, ठीक है। पर मैंने क्या बोला था, पीडीवी वर्क में क्या पढ़ाया था आपको पहले, कि पीडीवी वर्क क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स में पीडीवी वर्क ही होता है। और वर्क होता क्या है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो जो पाथ ए है उसका एरिया कुछ और है, अंडर पीवी कर्व, और वो दूसरा कर्व है उसका एरिया कुछ और है, ठीक है। तो एरिया डिफरेंट है, इसका मतलब वर्क भी डिफरेंट है, हैंस प्रूफ्ड, ग्राफिकल हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो P1 V1 से P2 V2 पे ही पहुंचा वो, पाथ ए से भी हम P2 V2 पे पहुंचे, पाथ बी से भी P2 V2 पे पहुंचे, लेकिन वर्क डिफरेंट था। वर्क W A इज नॉट इक्वल टू W B, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, अब हम देखते हैं पीडीवी वर्क फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेसेस, क्योंकि हम बात किसी करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, अभी बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, इन विच द प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, यानी P इक्वल टू C, P इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप कि P, मैंने क्या बोला, आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर अपन बात करें अभी, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा, P V, ठीक है। तो P से हमने एक लाइन बना दी, P कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, V के पैरेलल, P के परपेंडिकुलर। ये प्रेशर की वैल्यू लेट्स से 23 किलो पास्कल थी, तो 23 किलो पास्कल ही रहेगी, उसी को कट कर दो, पूरी लाइन आगे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया PV का, तो P इक्वल टू C, तो एरिया अंडर वो जो बन जाएगा आपका रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बनेगा वो निकाल लेना, ठीक है। तो W इक्वल टू PdV हो गया, इन फ्रॉम V1 टू V2, W इक्वल टू PV2 माइनस V1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, उसको हम प्रेशर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, W इक्वल टू PdV, ठीक है, PdV, बट V इज कांस्टेंट,
दैट इज बाय dv इज 0, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर पीवी डायग्राम हो ही नहीं रहा है ना, हो ही नहीं रहा है, तो वही चीज है। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस ऑलवेज 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 0। ठीक है, तो v इक्वल टू सी हो गया इसमें। ठीक है, अब आता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो पता ही है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए अब आगे ग्राफ बनेंगे, टीएस ग्राफ अलग अलग बनते हैं, देखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, किसी भी स्टेट की इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो इक्वेशन प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करती है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस क्या हो जाएगी, फॉर एन आइडियल गैस वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू आरटी। ठीक है, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैं जो बता रहा हूं ना, इसको अंडरलाइन, स्पेसिफिक बोला है मैंने, स्पेसिफिक यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन में पी वी इक्वल्स टू आर टी, जो मैंने बोला, पी तो आपका प्रेशर है, वी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, आर आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन स्केल। ठीक है, और आर जो मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम आर नॉट से डिनोट करते हैं, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दैट इज आर। ठीक है, आपको रिलेशन बता देता हूं दोनों में, आर इक्वल टू आर नॉट अपॉन म्यू होता है। ठीक है, वेयर आर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर नॉट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड म्यू इज द एटॉमिक मास। ठीक है, तो आर और आर नॉट में ये रिलेशन होता है। तो पीवी इक्वल टू आर टी में वी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है और आर आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, या आर इक्वल टू आर नॉट अपॉन म्यू होता है। ठीक है, और आर नॉट यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर केल्विन मोल। आर की वैल्यू होती है कि 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ठीक है, तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी पीवी इक्वल्स टू सी फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, फॉर प्योर सब्सटेंस की अपने बात करेंगे तो उसमें हाइपरबोलिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू सी सिर्फ गैसेस के लिए है, क्यों, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, गैसेस की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के लिए नहीं है, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो हाइपरबोलिक बनेगी। ठीक है, ओके जी, यानी कि इसमें पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और पी वन वी इक्वल टू पी टू वी टू होगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ बना लिया, पीवी कर्व बना लिया, कोई भी ऐसा था पी वन से पी टू वी टू पे वो जा रहा है। अब आइसोथर्मल के लिए तो पीवी इक्वल टू सी, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू सी, यानी पी वन इक्वल टू पी टू वी टू, पी वन इक्वल टू पी टू वी टू, यानी लेट्स से पी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू पीवी। ठीक है, तो पी इक्वल टू पी वन अपॉन वी है ना, इक्वेट करेंगे तो पी इक्वल टू पी वन अपॉन वी, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी। अब पी की वैल्यू हमने पुट कर दी, पी वन अपॉन वी इंटू डीवी। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू, पी वन अपॉन वी डीवी। ठीक है, तो पी वन अपॉन वी डीवी, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी वन, क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है, यानी पी वन कांस्टेंट है, तो पी वन बाहर आ गया, वन अपॉन वी डीवी फ्रॉम वी वन टू वी टू। तो वन अपॉन वी का क्या होता है, आपका एल एन वी हो जाता है, वन अपॉन वी डीवी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी वन एल एन लिमिट वी वन से वी टू, एल एन वी लिमिट वी वन से वी टू। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी वन एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। तो बेसिकली डब्ल्यू इक्वल टू पी वन एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, और पी वन इक्वल टू पी टू वी टू होता है, कि वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एल एन, डब्ल्यू इक्वल टू पी वन एल एन पी वन बाई पी टू। तो उसके दो फॉर्मूले हो गए बेसिकली, आपको याद रखने पड़ेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू पी वन एल एन पी वन बाई पी टू एंड डब्ल्यू इक्वल टू पी वन एल एन वी टू बाई वी वन। ओके, देन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब एक इक्वेशन होती है पी वी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। ठीक है, अच्छा, अब एन कहां से कहां वेरी कर सकता है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन वेरी करेगा आपका जीरो टू इन्फिनिटी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कर्व बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एन तो नॉर्मल वैल्यूज हैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट को इक्वेशन अगर फॉलो हो रही है तो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से हो रही है, इसका मतलब। ठीक है, तो पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि पी वन, वैसे ड्राइव कर दो इसको भी, ड्राइव में तो कुछ नहीं रखा है, रटना नहीं है यार,
थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझ में आनी चाहिए। वही चीज है, इसमें क्या डेरिवेशन दिखानी, P1 की पावर n इक्वल टू P2 की पावर n कर दो, क्योंकि PV की पावर n तो कांस्टेंट था, जैसे पहले बताया वैसे ही कर दो। उसको इंटीग्रेट करोगे आप पूरा का पूरा, इंटीग्रेट करके आपका फाइनल यहाँ पे थोड़ा पहुंचेगा, W इक्वल टू P1 की पावर n इंटीग्रेशन V की पावर माइनस n dV। ठीक है, तो V की पावर माइनस n का आप इंटीग्रेशन वगैरह सब करा के जब आफ्टर इंटीग्रेशन आपका जो मेन रिजल्ट आएगा वो आएगा W इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, W इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, अब यही n एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा होता है, ये याद रखना। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस n इक्वल टू गामा। ठीक है, या फॉर एन रिवर्सिबल एडियाबेटिक, क्योंकि रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या होती है, CP/CV होती है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP/CV आपके, है ना। तो गामा इक्वल टू CP/CV होता है, हमको पता है। ठीक है, अच्छा, और गामा को अपन लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर इन एडियाबेटिक प्रोसेस जीरो, पता ही है हमको। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, Q इज जीरो, Q ट्रांसफर इज जीरो, डेल्टा Q इज जीरो। हाँ, तो मतलब Q नॉट जीरो, डेल्टा Q इज जीरो है, क्योंकि हीट आपकी चेंज नहीं होगी, हीट आपका मतलब क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर इन एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, डायथर्मिक वॉल होती है, उसमें आपका हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो W इसके लिए क्या हो जाएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, W इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन गामा माइनस 1। ये वर्क हो गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस भी आपका एक प्रोटोटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक वॉल जो बेसिकली होगी, तो एडियाबेटिक वॉल सपोज दैट मेरा हाथ जो है, ये जो हाथ है इसमें ये क्या है, एडियाबेटिक वॉल है, तो Q आपकी हीट ना इसके अंदर जा सकती है ना इससे बाहर आ सकती है। ये हुआ परफेक्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, परफेक्ट एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, सो इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, अब एडियाबेटिक वॉल भी दो तरीके की होती हैं, फिक्स या फिर मूवेबल। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा, फिक्स और मूवेबल। वही पिस्टन वाला मूवेबल हो गया, नॉर्मल फिक्स कोई आपने डब्बा ले लिया, फिक्स है, उसके सारे चारों वॉल फिक्स है भैया, उसके अंदर कुछ प्रेशर की गैस थी। ठीक है, अब क्योंकि एडियाबेटिक है, ठीक है, फिक्स रिजिड है, और एडियाबेटिक है तो Q ना बाहर आ सकती है ना Q अंदर जा सकती है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, हमने वो ले रखा है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सिस्टम बाउंड्री थोड़ा ना आपकी वो है मूवेबल, सिस्टम बाउंड्री तो रिजिड है, आप उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दो या घटा दो, बाउंड्री तो वही रहने वाली है, वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर हो चाहे बढ़ाओ घटाओ प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मूवेबल बाउंड्री में क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर है भैया, पिस्टन सिलेंडर है। अब मैंने क्या बोला कि परफेक्टली आपकी एडियाबेटिक है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आएंगी, एक तरीके से समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कि इसमें आपका मूव तो कर रहा है। ठीक है, तो मूव करेगा, ये मूवेबल बाउंड्री है, ये चेंज हो रही है बाउंड्रीज में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पिस्टन सरफेस, ठीक है, इज जीरो देन इट इज कॉल्ड मूवेबल एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, क्योंकि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जो आपका कंटेनर है एक, इसकी 3 साइड तो फिक्स है। ठीक है, 3 साइड तो फुली परफेक्टली एडियाबेटिक है, ना हीट अंदर आएगी ना हीट बाहर जाएगी, 3 तो हो गई भैया, लेकिन एक मूवेबल है, और अगर ये जो एक मूवेबल है ये भी अगर एडियाबेटिक हुई, इसमें भी हीट ना आ पाई ना जा पाई, ये भी एडियाबेटिक हुई, तो ये पूरा सिस्टम चला देगा आपका मूवेबल एडियाबेटिक। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, तो ये हो जाएगा आपका। और अगर बेसिकली ऐसा होगा कि अगर ये आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, एडियाबेटिक नहीं है, तो इसमें आपका इंटरचेंज हो जाएगा, हीट अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक सी चीजें हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट पे ध्यान दो भैया जरा, ऐसा यूनिट बहुत जरूरी होती है यार, आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा यूनिट क्या करें क्या ना करें। यूनिट बहुत जरूरी होता है भाई, यूनिट के नंबर अलग से होते हैं, कुछ नंबर यूनिट के होते हैं, आप पूरा क्वेश्चन सही कर दो, आधे यूनिट में लिख के आधे नंबर काट लेगा टीचर, तो यूनिट समझ लो थोड़ा। प्रेशर की हम ऐसा ही सिस्टम में बात करें, सारी मैं ऐसा यूनिट बता रहा हूँ। प्रेशर की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जिसे हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, वन बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल और 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्क आपका होता है जूल में, जूल यानी कि न्यूटन मीटर की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, तो जूल न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन और मीटर हो गया। W इक्वल टू PV2 माइनस P1 हो गया, प्रेशर आपका पास्कल में होता है,
ठीक है। वर्क आपका अगर किलो जूल में है तो प्रेशर आपका आप किलो पास्कल में लोगे, ये आपको यहाँ ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और प्रेशर आपका किलो पास्कल में है तो वर्क आपका किलो जूल में आएगा, ठीक है। और वर्क आपको अगर किलो जूल में गिवन है तो प्रेशर आपको किलो पास्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर क्यूब, अब वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है या मीटर क्यूब पर केजी होता है। मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, मीटर क्यूब पर केजी यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। वी बाई एम आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। प्रेशर की यूनिट पास्कल हो गई या किलो पास्कल हो गई, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हो गई, ठीक है, या मीटर क्यूब पर केजी हो गई, ठीक है। और मतलब कहने का ये है कि प्रेशर अगर आपका पास्कल में है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में है तो वर्क आपका जूल में आएगा। प्रेशर आपका किलो पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो वर्क आपका किलो जूल में आएगा, ठीक है। प्रेशर आपका किलो पास्कल में है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब पर केजी में है तो वर्क आपका किलो जूल पर केजी में आएगा, या किलो ना हुआ तो जूल पर केजी में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू आरटी, वी होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी वाला, तो पी अगर पास्कल में है और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट आपकी होती है जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो प्रेशर आपका किलो पास्कल में है, प्रेशर अगर आपका पास्कल में है तो आर की कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जे जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। प्रेशर आपका किलो पास्कल में है तो आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो वही फॉर्मूला सिंपल सा है, टी इन केल्विन इक्वल टू टी इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 अप्रोक्सीमेटली 273 अपन लोग लेते हैं, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो आप सॉल्व करोगे ना पूरा, पी इक्वल टू वी अपॉन एम इक्वल्स टू आर को भी आर नॉट खोल दो पूरा, आर नॉट अपॉन म्यू लिख दो, एटॉमिक मास जो मैंने बताया था, तो वही मोलर मास और वो मास वाला सब बना के वो मोल्स में आ जाएगा, तो पीवी इक्वल टू एमआरटी हो जाएगा, एम इज द नंबर ऑफ जो आपके मोल्स हैं, पीवी इक्वल टू एमआरटी हो गया, पीवी इक्वल टू आरटी उस इक्वेशन में, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है। वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डब्ल्यू इक्वल टू आरटी एल एन V2 by V1, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क होता है, ठीक है। ये कैसा है, पिछले वाले फॉर्मूले से आया, तो हमने पिछले अभी फॉर्मूला ड्राइव करा था ना, कहाँ गया वो, इससे आइडियाबैटिक से पॉलीट्रॉपिक से पहले वाला, ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक से पहले वाला P1 V1 ln V2 by V1 वाला जो करा था हमने, तो उसी में PV इक्वल टू RT होता है, तो हमने उसी तरीके से हमने PV को RT लिख दिया, RT ln V2 by V1 या RT ln P1 by P2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, अब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वही ग्राफ नॉर्मली है, उसमें बड़ी बात नहीं है, ग्राफ तो नॉर्मली है। पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक का ग्राफ बना लिया अपन ने, ठीक है। तो वही करा हमने, P1 V1 की पावर एन इक्वल टू पीवी इक्वल टू पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, क्योंकि तो इसका इंडेक्स हम देख रहे हैं। इंडेक्स क्या होता है, एन होता है, पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, तो एन ही इंडेक्स है, ठीक है। तो P1 V1 की पावर एन इक्वल टू P2 V2 की पावर एन, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग लेके जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा n इक्वल टू ln P1 by P2 अपॉन ln V2 by V1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा, n इक्वल टू ln P1 by P2 अपॉन ln V2 by V1, ठीक है। ln बेस ई वाला होता है, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालेंगे हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि पहले आइसोबैरिक पकड़ लिया हमने, आइसोबैरिक में P इक्वल टू सी हो गया, पीवी की पावर n इक्वल टू सी हो गया, प्रेशर आपका सी कांस्टेंट है इसमें, और ये हमने निकाला पीवी की पावर n इक्वल टू सी, P1 V1 की पावर n इक्वल टू सी, P2 V2 की पावर n इक्वल टू सी, P1 अपॉन दोनों को डिवाइड कर दिया, P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन V2 की होल पावर n इक्वल टू सी अपॉन सी, दैट इज कैंसिल और दैट इज 1। तो ये जब 1 हो गया तो 1 है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कुछ और हुई तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ये 1 होना जरूरी है, ठीक है, तब ये 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 0 यानी कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू 1 और P1 इक्वल टू P2 एंड प्रूव, ठीक है। वैल्यू ऑफ n फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में V इक्वल टू C है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे वही सारा सॉल्व करा हमने, P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर n, इसको इक्वेशन 1 मान लिया क्योंकि यही यूज होगी आगे भी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इसका nth रूट ले लिया, nth रूट जैसे कि होता है स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसी nth रूट ले लिया मैंने इसका, ठीक है। तो P1 रूट nth रूट P1 अपॉन P2 इंटू nth रूट ऑफ V1 बाई V2 की होल पावर n इक्वल्स टू nth रूट ऑफ 1 का nth रूट क्या होगा 1, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 की पावर 1 बाई n, nth रूट यानी कि 1 बाई n से होता है डिनोट, इंटू V1 बाई V2 की वो n कट गए, ठीक है, इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब n को इन्फिनिटी रख के देखो, रख के क्या देखो, दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो भैया मेरे ये तो P1 अपॉन P2 की जो पूरी वैल्यू है वो तो 1 होनी चाहिए, और 1 कब होगी, जब n इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, फिर V1 इक्वल टू V2 यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए,
अब वैल्यू ऑफ एन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर अपन बात करें तो पीवी इक्वल टू सी, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वही है पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन इक्वल टू 1/2, बात खत्म। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब एक आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये आइसोथर्मल है फॉर गैसेस, और पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मे और मे नॉट बी आइसोथर्मल इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, याद रखना बात, भूलना नहीं है। वैल्यू ऑफ एन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स एन के एन इक्वल टू गामा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो अपन ने पढ़ा था, हेंस एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ, ध्यान से सुनना है इसको, एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है भाई, सही बात है तो कि सारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं आपके पॉलीट्रोपिक ही तो होते हैं, है ना। एन की वैल्यू डिफरेंट करते जाओ, पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट जो था वहां पे, तो P1 V1 की पावर एन को 0 कर दो, एन को 1 कर दो, P1 V1 हो गया, पहला वाला आ गया। तो एन की वैल्यू चेंज करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइसोबैरिक के लिए एन इक्वल टू 0, आइसोथर्मल के लिए एन इक्वल टू 1, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एन इक्वल टू गामा, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दी है। आइसोकोरिक के लिए एन इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं फ्री एक्सपांशन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैक्यूम एक शब्द आता है यहाँ पे। एब्सोल्यूट वैक्यूम क्या होता है, जहां पर आपका प्रेशर 0 होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्री एक्सपेंशन पे विद 0 वर्क ट्रांसफर। अभी वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्या होगा ही नहीं इसमें तो वर्क ट्रांसफर, फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन 0 मीन्स एक्सपेंशन अगेंस्ट एब्सोल्यूट वैक्यूम, ठीक है। तो कोई भी गैस है एट एनी टेम्परेचर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, मास M, कंटेनर है, कंटेनर बंद थी, फिर ढक्कन हटाया हमने तो इससे बाहर आने लग गई, फ्री एक्सपेंशन हो गया। एकदम से ढक्कन हटा दिया, कोई भी गैस भरी हुई एकदम से ढक्कन हटा दिया, छल के बाहर आई एकदम से, तो बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है क्योंकि हम इसमें हर स्टेप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वही है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हीट ट्रांसफर। हमने वर्क ट्रांसफर पढ़ लिया, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। चलिए शुरू करते हैं। हीट क्या होता है, तो डेफिनेशन बताता हूं मैं। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। दो बॉडीज के बीच में हीट का ट्रांसफर और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, उसी को हम कहते हैं हीट। हीट इज ऑल्सो बाउंड्री फिनोमिना और ट्रांसफर फिनोमिना लाइक वर्क डन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक बुक सॉरी, ठीक है। T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, T2 पे जाएगा। T1 अगर T2 से बड़ा है तो वर्क T1 से T2 सॉरी हीट T1 से T2 फ्लो होगी। अगर T2 पर है तो T2 से T1 फ्लो होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता ही है, क्यू 0 होता है, डेल्टा Q 0 होता है, कोई ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम के अक्रॉस, सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस, तो वही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। अब जो है आपको हम पढ़ाते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ा हुआ है वैसे, थर्मल इक्विलिब्रियम कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं हीट एज अ पाथ फंक्शन। हीट भी पाथ फंक्शन होता है, मैंने पहले बताया था वर्क की तरह। तो हीट भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम हीट को देख रहे हैं एज अ पाथ फंक्शन। तो इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, टीएस कर्व बनाएंगे, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व, ठीक है। तो ए से बी, मतलब ए से बी क्या, P1 B1 से सॉरी T1 S1 से T2 S2 पे गया वे पाथ 1, और ऐसे ही क्या वो वे पाथ 2, T2 S2 पे ही पहुंचे दोनों, ठीक है। बट जो एंट्रोपी है ना आपकी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो आपकी स्पेसिफिक एंट्रोपी है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्पेसिफिक जहां लग जाता है डिवाइडेड बाय m, तो वो आपका इंटेंसिव बन जाता है, ठीक है ना। और ये बता ही रखा है मैंने, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है, सिंपल सा है। तो इंटेंसिव मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है,
है ना। क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट होता है वो आपका हो गया इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव क्या होता है जो आपके मास पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हो पाथ 1 से, वही वाला पाथ, ठीक है, अंडर टीएस डायग्राम, ठीक है, तो वो आपका जो एरिया अंडर टीएस डायग्राम है वो उसका क्या होगा, वो उसका आपका जो है हीट ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर नहीं, हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब सब ये है तो एरिया एक ये है और एक ये है, तो एरिया अंडर बी वाले के साथ है, बी पाथ है ना, तो एरिया उसका है तो हीट ट्रांसफर ऊपर वाले में उस वाले में ज्यादा होगा मतलब। ठीक है, तो एवरी पाथ फंक्शन Q और W जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं आपके। ठीक है, जैसे कि जितने भी पाथ फंक्शन थे सारे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, आपको बताता हूँ कैसे। ऑल पाथ फंक्शंस आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क और Q आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि वर्क और जो हीट है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होती हैं। ठीक है, हीट और वर्क नहीं होती है। ठीक है, फॉर हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर देयर शुड बी अ चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना पड़ेगा तभी हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो वही है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 1 to 2, यानी कि मैग्नीट्यूड W2 माइनस W1 नहीं कर पाओगे, गलत है। ठीक है, क्यू के लिए भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, वर्क और हीट क्या है आपके ट्रांसफर फिनोमिना है, पॉइंट फंक्शन नहीं है आपके इनिशियल और फाइनल। आपने इंटीग्रेशन में रख दी वैल्यू और आपने कहा कि हाँ भाई वैल्यू निकाल, हो गया जयराम जी की, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो पाथ फंक्शन है, हर पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको कोई उसे इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं दे सकते आप उसको। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी के ऊपर छोटा सा डंडा और डब्ल्यू, डी क्यू। ठीक है ना। अब आती है स्पेसिफिक हीट, अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और अ बॉडी वी 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इज ऑफ 2 टाइप, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, जो मैंने पहले को बताया था। ठीक है, Cp और Cv दोनों की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, गैसेज के लिए Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेज और फॉर सॉलिड्स Cp इक्वल टू Cv। ठीक है, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डेफिनेशन वही हो जाएगी, heat required to cause a unit change in the temperature of a body at constant pressure। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट ऐसी लाइन आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ में, सॉरी। ठीक है, तो वही है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दोनों का रेशियो जो होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है, दोनों का रेशियो गामा होता है, जो आपको बताया था मैंने, है ना, वही। और एक मेयर्स फार्मूला आता है, मेयर्स फार्मूला होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, वेयर R इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इक्वेशन और आता है Cp इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक अदर देन पीडीवी वर्क। पीडीवी वर्क तो भाई साहब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब पीडीवी वर्क के अलावा भी तो कुछ वर्क होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, अब वो स्टडी करते हैं। पहला आ गया इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिव्स वर्क। भाई चार्ज ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण, तो वो भी कुछ ना कुछ आपका वर्क देता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, ईएमएफ ट्रेवल कर रहा है आपका, ठीक है, कुछ कूलम चार्ज ट्रेवल कर रहा है उस तरीके, इसलिए आपका ईएमएफ आया। ठीक है, वी है आपका वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू सी हो जाएगा, समझ में आई बात। क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस से ये वाला चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रेवल करा। ठीक है, सी क्या है आपका, चार्ज ट्रेवलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी क्या है आपका, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज द वोल्टेज। ठीक है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही आपका वोल्टेज है। ठीक है, आई क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई हो जाएगा, यहाँ पे जूल पर सेकंड इसकी हो जाएगी
वर्क ट्रांसफर और रेट ऑफ द वर्क ट्रांसफर। ठीक है, वर्क ट्रांसफर का जूल हो गया और रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। शाफ्ट वर्क होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है चीजें, शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट वर्क क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वर्क और टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी चीज है भैया आपकी कि शाफ्ट वर्क क्या होगा। शाफ्ट वर्क क्या होगा? कोई भी चीज, शाफ्ट क्या होती है? रोटेट कर रहा है, कोई रॉड है रोटेट कर रही है। ठीक है, कोई भी रॉड है तो रोटेट कर रही है, तो अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगी। कोई भी रॉड है भैया अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू टाउ इंटू थीटा। ठीक है, जितना रोटेट करी उसका एक एंगल बना दिया, थीटा बन गया। ठीक है, और थीटा होती है, थीटा रेडियन में होता है। ठीक है, और रेडियन क्या, ये W इक्वल टू टाउ इंटू थीटा हो जाएगा इसमें। थीटा क्या? एंगल ऑफ रोटेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आपका पावर इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सॉरी वर्क इज डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है आपकी। ये जो है W नहीं है, ये क्या कहते हैं? W मैंने क्या बताया? W मैंने बताया आपको T इंटू थीटा। ठीक है, T या T बोल लो या टाउ बोल लो, एक ही चीज है। T बोल लो या टाउ बोल लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, टॉर्क क्या? वो टॉर्क इंटू थीटा। थीटा क्या हो गया? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी आपकी होगी रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जूल पर सेकंड या वॉट में। अब एक होता है स्ट्रिंग वर्क। ठीक है, स्ट्रिंग वर्क भी होता है, एक पूरा सिस्टम लगेगा उसके लिए। ठीक है, सिस्टम क्या लगेगा उसमें? मतलब वही, ये शाफ्ट भी लगा हुआ है, कुछ चीज रोटेट हो रही है उसमें, फिर वहां पे हमने पुली लगा दी है, नीचे हमने मास टांग दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मास नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। फिर तो इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? DW इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा इसमें? देखो mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। ठीक है, तो वही इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में आया। ठीक है, जो मास था आपका, वो जो लटक रहा था, हमने क्या करा कि वो मास जो था उस पर भी फोर्स लग रहा था mg। ठीक है, नीचे थी हाइट h। ठीक है, तो लग रहा था उस पर mgh, पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास। नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका शाफ्ट वर्क क्या हो जाता है कि टी टाउ इंटू थीटा हो जाता है। जितना हमने रोटेट कराया, टॉर्क, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, तो mgh इक्वल टू टाउ थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, अच्छा, अब जो है आपका होता है वर्क डन इन चेंजिंग सरफेस एरिया ऑफ अ फिल्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A1 टू A2, एरिया A1 टू A2 इंटू सिग्मा DA। ठीक है, सिग्मा DA। अच्छा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वायर को खींचने में कितना वर्क आया, ये भी एक तरीके का वर्क होता है। ठीक है, तो ये होता है हाफ ऑफ P डेल L। ठीक है, P डेल L, लेट्स से P क्या है यहाँ पे? फोर्स है। P छोड़ो, आप F ले लो, कंफ्यूज मत होना। लेकिन फोर्स है, जिस फोर्स से हमने खींचा, इंटू डेल L, जितना उसके में चेंज आया, इंटू हाफ। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद से करना, बुक्स वुक्स खरीद लेना कोई, है ना। हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपका जो भी कोई एग्जाम होगा, कितना भी कोई एग्जाम होंगे, अब आगे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, या आपके गेट के एग्जाम हो, या आप अभी 11th-12th में हैं, नॉर्मली हैं, तो थ्योरी के साथ साथ आपके पास आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स कब आएंगे? जब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगी, आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर आप थ्योरी रट लेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, ये आप लिख के ले लो, न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल में ये चीज बोल रहा है कि अब ऐसा है, उसको लिखते जाओ एक तरीके से, गिवन लिख लो एक तरफ, फिर देखो उसमें क्या अप्लाई किया जा सकता है। तो न्यूमेरिकल करने के ये तरीके होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आपको करने चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, उसका कोई भी एक टॉपिक उठाया, उसको न्यूमेरिकल लेके बैठ के भैया सारा जितना था न्यूमेरिकल कर लिए सारे एक टाइम, जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के 5 न्यूमेरिकल कर लिए, फिर दूसरा टॉपिक उठा लिया। तो बस यही है, ऐसे करके क्या होगा, आपका एक जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा आपको, और आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीज में, है ना। तो करिए, मेहनत करिए। ठीक है, बाकी धर्मो तो भी बहुत बड़ी है, ज्यादा हमने पढ़ाया नहीं, बस हमने वर्क ट्रांसफर पढ़ा है अभी तक और हीट ट्रांसफर पढ़ा है।
ठीक है, हमने बेसिक्स उसके आज क्या क्या पढ़ा, हमने लॉज पढ़े, ठीक है, उसके जो बेसिक लॉज थे आपके, 0th लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, ठीक है, ठीक है। उसके अभी हम डीप नहीं पढ़े, अभी डीप हम पढ़ेंगे आगे। हमने अभी डीप नहीं पढ़ा है, हमने बस लॉस पढ़े। उसके बाद हम वर्क ट्रांसफर पे आ गए, फिर हमने वर्क ट्रांसफर के जो जनरल क्वेश्चंस हैं, मतलब जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हमने वो देखे, ठीक है। फिर हमने हीट ट्रांसफर देखा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ट्रांसफर एक पर्टिकुलर एक अलग सब्जेक्ट है, ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, पर हीट ट्रांसफर एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है आगे कॉलेजेस में, अगर आप आगे कुछ इंजीनियरिंग का कुछ कोर्स करते हैं तो ऐसा हिसाब किताब है। बाकी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अब काफी आपको मैंने बता दिया है। नॉर्मली बेसिक्स तो मैंने क्लियर करे होंगे, होप सो आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, मैं तो यही कहूंगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।